हेलो दोस्तों, एमआर के विषय पर आप सभी का फिर से स्वागत है। ये आज हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पारसियों का भारत पर आक्रमण। पारसी यानी ईरानी। ईरानी का सबसे पहला आक्रांता कौन है? ईरानी, याद होना चाहिए आपको। ईरानी का जब भारत पर आक्रमण होता है तो पहले कौन-कौन से शासक आते हैं, उस शासक के बारे में कौन-कौन से इतिहासकार अपना कौन-कौन सा मत देते हैं, उन सभी इतिहासकार के मत को हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी जिक्र करना हम उचित नहीं समझते हैं, तो हम आज आगे की टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पिछले बातों से हमें ये चीज़ सामने आ गया था कि कुरुस जो है, ये साइरस द्वितीय जो है, भारत पर आक्रमण किया कि नहीं, थोड़ी-सी मतभेद है इनमें। सफल आक्रमण तो किया, लेकिन सफल आक्रमण नहीं माना जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बाद के शासक को। उसके बाद के शासक की अगर हम बात करते हैं, तो कुरुस के जो उत्तराधिकारी होता है, उसके उत्तराधिकारी हैं दारा फर्स्ट। कौन है उसके उत्तराधिकारी? दारा फर्स्ट। दारा फर्स्ट उनके उत्तराधिकारी हैं और दारा फर्स्ट ने भारत पर जो आक्रमण किया, सफल आक्रमण इसी का माना जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है सफल आक्रमणकर्ता कौन है, तो आपको दारा फर्स्ट को ही टिक करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को। तो दारा प्रथम जो भारत पर आक्रमण किया, इसके कुछ प्रमाण तो मिले होंगे। इतिहास तो प्रमाण चाहिए इतिहास में। अगर इतिहास में प्रमाण नहीं है तो इतिहास पढ़ना बेकार है। तो इसके लिए दो प्रमाण आपके सामने आते हैं, दो प्रूफ है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। पहली बात तो इनकी अभिलेख है, दूसरी बात कुछ साहित्यिक स्रोत भी है। इससे पता चलता है कि दारा फर्स्ट ने, डेरियस फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण किया। क्या है इनके साक्ष्य? पहला इनके साक्ष्य है अभिलेख। पहला इनके साक्ष्य है अभिलेख। इनके तीन अभिलेख हैं, अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा साक्ष्य है इनका साहित्य। अगर हम अभिलेख की बात करते हैं तो इनके तीन अभिलेख को हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद कराएंगे आपको। अभी फिलहाल बता देते हैं। इनके तीन अभिलेख को याद करने के लिए आप याद रखेंगे PNB। पी से हो जाता है आपका क्या? पारसी पोलस। पारसी पोलस। और एन से होता है नक्श ए रुस्तम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना इन सब चीजों को। नक्श ए रुस्तम। और बी से है आपका बेहिस्तून। ये तीन अभिलेख हैं इनके। इन तीनों अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और एक साहित्यिक साक्ष्य है इनका। साहित्यिक साक्ष्य में हम हेरोडोटस की हिस्टोरिका को लेते हैं। हिस्टोरिका एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। कितने लोग बता सकते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा था? बता देते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था सिसरो। सीसरो। सिसरो हैं। सिसरो ने कहा था हेरोडोटस को इतिहास का पिता। हेरोडोटस की एक पुस्तक है, उनका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में हेरोडोटस लिखता है कि दारा प्रथम भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद यह भारतीय प्रांत को जीत करके अपने ईरान का 20वां प्रांत बनाता है। निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और 20वां प्रांत बनाता है। हेरोडोटस इतना ही नहीं और भी कुछ कहता है कि भारत पर जो यह आक्रमण किया, भारत से इनको 360 टैलेंट सोना मिला। ईरानी को मिलता था कितना सोना? 360 टैलेंट। टैलेंट यूनिट है मेजर करने के लिए। हेरोडोटस कहता है 360 टैलेंट सोना दारा फर्स्ट के माध्यम से ईरान को मिलता था। कहां से? भारत से। तो यहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि दारा फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण किया। अब देखिए कहानी मोड़ लेता है। दारा फर्स्ट के नौसेना अध्यक्ष, नाविक, नौसेना अध्यक्ष का नाम क्या था? नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष का नाम था स्काइलैक्स। क्या नाम था? स्काइलैक्स। दारा प्रथम अपने नौसेना अध्यक्ष स्काइलैक्स को बोलता है कि जाओ भारत और सिंधु नदी का मार्ग का पता लगा करके आओ, क्योंकि इनको सिंधु नदी के पार जो पंजाब था, गांधार था, इन सब क्षेत्र पर इनको कब्जा करना था। तो स्काइलैक्स को यह सिंधु नदी मार्ग का पता लगाने के लिए खोजा और स्काइलैक्स यहाँ आने के बाद भारत से जो मध्य एशिया का व्यापार होता था उस मार्ग को भी खोजा। उस जल मार्ग की खोज स्काइलैक्स ने ही किया था।
स्काइलैक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है स्काइलैक्स की कि दारा फर्स्ट का नौसेना अध्यक्ष कौन था, स्काइलैक्स, या फिर दारा फर्स्ट ने सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए किसको भेजा था, तो स्काइलैक्स को भेजा था। तो ये स्काइलैक्स को भेजा और ये सिंधु नदी का मार्ग पता लगाने के बाद दारा फर्स्ट का भारत पर सफल आक्रमण होता है। और दारा फर्स्ट के जो उत्तराधिकारी होते हैं, दारा फर्स्ट एक समय आया कि दारा फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। दारा फर्स्ट की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है जरक्सीज। क्या नाम है उसका, जरक्सीज, दूसरा अधिकारी। ये पहला था, ये तो मर गया, इसका आक्रमण भी हुआ। दो चीजें से पता चला हमको, इनके अभिलेख हैं, 3 अभिलेख, फारसी पोलस, नक्शे रुस्तम, बेहसुतून से पता चलता है कि इन्होंने भारतीय प्रांत पर आक्रमण किया और भारत के प्रांत को जीत करके इन्होंने जीत हासिल की उस पर। और उसके बाद साहित्यिक स्रोत में आते हैं, हेरोडोटस की हिस्टोरिका पुस्तक है, हिस्टोरिका से पता चलता है, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है कि इन्होंने दारा फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ से 360 सोना टैलेंट 360 टैलेंट सोना अपने मतलब ईरान को इसको मिलता था। और ये भी कहता है कि उन्होंने भारतीय प्रांत को जीतकर अपने ईरान का 20वां प्रांत नियुक्त किया था, 20वां प्रांत बनाया था। स्पष्ट हो रहा है कि इसका भारत पर आक्रमण हुआ है। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है जरक्सीज। कहीं कहीं इसका नाम छेयर्स भी मिलता है। क्या मिलता है, छेयर्स, जरक्सीज अथवा छेयर्स। जरक्सीज जब शासक बनता है तो इनकी नीति कुछ अलग होती है। ये क्या करते हैं, दारा फर्स्ट ने तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन इसमें उतनी काबिलियत नहीं थी, उतनी शक्ति नहीं थी कि यह उनके साम्राज्य को और फैला सके। दूसरी बात, साम्राज्य को फैलाया नहीं, लेकिन जो भी दारा फर्स्ट के जीता गया साम्राज्य था, दारा फर्स्ट के द्वारा जो बनाया गया साम्राज्य था, उसको इन्होंने अक्षुण्य रखा, उसको उन्होंने टूटने नहीं दिया, उसको इन्होंने बचा के रखा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि आपके पास जो पहले से संपत्ति है, आपके जाने के बाद उस संपत्ति को आपका पुत्र बचा के रखता है कि नहीं रखता है, या फिर बेच देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जरक्सीज वही किया, दारा फर्स्ट के द्वारा जीते गए प्रांत को इन्होंने आगे बढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन उसको बनाए रखा, कायम रखा। जरक्सीज क्या किया, इन्होंने भारतीयों को क्या किया, इन्होंने भारतीयों को अपने सेना में शामिल करके यूनानियों के विरुद्ध आक्रमण करने का षड्यंत्र रचने का काम किया। अब यूनानी आ रहे हैं बीच में, दिमाग लगाइए एक जगह, यहाँ पर ईरानी तो आकर के अपना आक्रमण दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ सिकंदर का भी निशाना लग रहा है भारत पर कब आ जाएंगे। तो जरक्सीज क्या करता है, भारतीय को अपने ईरानी सेना में भर्ती करके यूनानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। और छेयर्स की भी एक समय आता है कि मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक बनता है वह जरक्सीज फर्स्ट बनता है, जरक्सीज सेकंड बनता है। इस प्रकार इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का काम किया। सबसे लास्ट शासक जो बनता है ईरानी साम्राज्य का, ये सब तो बीच में आया, सबसे लास्ट में आता है कौन, दारा तृतीय। क्या नाम है उसका, दारा थर्ड। ईरानी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक दारा तृतीय, इसी का सामना होता है किससे, सिकंदर के से सामना होता है। तो इस सब का जिस समय शासन था जरक्सीज का, छेयर्स का, उस समय तो सिकंदर प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ, दारा तृतीय अपनी गद्दी पर आया, तब तक सिकंदर के आने का भी समय हो गया। और जब सिकंदर से इनका सामना होता है, कहते हैं 330 या फिर 331 बीसी, कई कई किताब में 330 भी लिखा हुआ है, कहीं 331 भी लिखा है बीसी, यानी ईसा मसीह जन्म से इतना साल पहले, इतना ईस्वी में दारा तृतीय और सिकंदर, यूनानी आ चुका है अंदर, भारत एंट्री मार दिया है। दारा थर्ड और सिकंदर के बीच युद्ध का सामना होता है। और दारा तृतीय और सिकंदर जब युद्ध लड़ते हैं तो दारा तृतीय बुरी तरीके से पराजित होते हैं सिकंदर से। सिकंदर इसको मार भगा देता है और इनके द्वारा जितने भी जीते गए क्षेत्र थे, इस सभी क्षेत्रों पर सिकंदर का शासन हो जाता है। यानी ईरानियों का अस्तित्व भी खत्म कर देता है सिकंदर, यूनानियों का अस्तित्व आकर के बन जाता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं, अरावेला का युद्ध। 330 या 31 में कौन सी युद्ध हुई थी, तो अरावेला का युद्ध, याद रखिएगा इसको, अरावेला का युद्ध। अरावेला के युद्ध में यूनानी सिकंदर ने ईरानी दारा थर्ड को पराजित करके 330-31 में अरावेला के युद्ध में इसको हरा देता है। और सारे ईरानी के द्वारा जो जीते गए साम्राज्य थे भारत में, इस सभी पर सिकंदर का पूरी तरीके से आधिपत्य हो जाता है। बताइए ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो अरावेला को युद्ध को गोगा मोला का युद्ध कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। क्या
अरावेला के युद्ध को गोगा मौला का युद्ध। एक इतिहासकार है एरियन। कौन है? एरियन। एरियन कहता है, इसका नाम लिख देते हैं एरियन। एरियन का ही कहना है कि अरावेला के युद्ध को गोगामौला के युद्ध की संज्ञा दिया है। कौन? एरियन। सवाल आपको पूछेगा कि गोगामौला का युद्ध किस युद्ध का अन्य नाम है? अरावेला के युद्ध का। या फिर अरावेला के युद्ध को गोगामौला के युद्ध की संज्ञा किसने दिया? तो एरियन ने दिया। तो इस प्रकार से देखे आपने कि लास्ट में कौन आया? दारा थर्ड आया। दारा थर्ड से सिकंदर का सामना होता है। सिकंदर इसको बुरी तरीके से पराजित करके भगा देता है 330-31 की अरावेला के युद्ध में। और यहीं पर एरियन कहता है गोगामौला के युद्ध को ही, सॉरी, अरावेला के युद्ध को गोगामौला का युद्ध कहता है। कौन? एरियन। तो पूरी तरीके से सिकंदर का यहाँ आधिपत्य हो जाता है, ईरानी का आधिपत्य खत्म हो जाता है। ईरानी का जो वर्चस्व था भारत में उसको सिकंदर ने समाप्त कर दिया। लेकिन अब ईरानी जो भारत पर आक्रमण किया, इसका क्या प्रभाव पड़ा? कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा ईरानी के भारत पर आक्रमण करने का। आइए हम थोड़ा सा उसके प्रभाव को देखते हैं। भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने की प्रथा, याद रखिए आप लोग, ईरानियों की ही देन है। अगर ईरानी ना आते तो भारत में अभिलेख लिखवाने की प्रथा शायद नहीं आ पाती। यह ईरानियों की ही देन है कि भारत में अभिलेख लिखवाने की प्रथा है। अब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानी का जो भारत पर आक्रमण हुआ उसका भारत पर क्या सब प्रभाव पड़ा। अच्छा प्रभाव भी पड़ा होगा, बुरा प्रभाव भी पड़ा होगा। युद्ध हुआ है तो प्रभाव अच्छा बुरा क्या, प्रभाव तो पड़ेगा ही, चाहे जो भी पड़े। तो आज हम लोग इसके प्रभाव को भी देख लेते हैं, इसके साथ ही इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला प्रभाव देख लेते हैं कि भारत में खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ। खरोष्टी लिपि क्या होती है? खरोष्टी लिपि आपको राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ भारत में। खरोष्टी लिपि में अभिलेख लिखवाने की प्रथा भारत में कायम हुई। और ये खरोष्टी लिपि जो है ईरानी के अरमाइक लिपि का से निकला हुआ है। किससे निकला है ये? ईरानी के अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ और खरोष्टी लिपि भारत में लिखे जाने लगे। उसके बाद अभिलेख लिखवाने की प्रथा ईरानियों का। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? अभिलेख लिखवाने की प्रथा। अभिलेख लिखवाने की प्रथा भारत में ईरानियों से ही आया है। ईरानी, और सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख में ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ईरानी अभिलेख, भारत में अभिलेख लिखवाने की प्रथा ईरानियों की देन है। उसके बाद अशोक का जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख के ऊपर में, स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेख के ऊपर में घंटा आकार का बना होता था। यह भी ईरानियों की देन है, ईरानियों का प्रतीक है। अशोक के स्तंभ लेख पर घंटा आकृति का निर्माण ईरानियों की देन है। ये आपको तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अगर जानने की कोशिश करें तो चौथा पॉइंट में छत्रप प्रणाली। ईरानियों के द्वारा भारत में छत्रप प्रणाली का आविष्कार हुआ। किसका हुआ? छत्रप प्रणाली। इसी छत्रप प्रणाली को आगे चल करके शक भी आक्रमण करते हैं। पढ़ाएंगे आपको शक का आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण। इसी छत्रप प्रणाली को बाद में शक भी अपनाते हैं और कुषाण शासक ने भी इस छत्रप प्रणाली को अपनाने का काम किया। तो भारत में अभिलेख लिखवाने की प्रथा, खरोष्टी लिपि का आविष्कार, उसके बाद क्या कहते हैं, अशोक के स्तंभ लेख के ऊपर में घंटे की आकार की आकृति बनाना ईरानियों का देन है। उसके अलावा छत्रप प्रणाली को ईरानियों ने दिया, जिसको बाद में शक और कुषाणों ने भी अपना लिया। उसके बाद जलमार्ग की बात करते हैं। जलमार्ग की खोज ईरानियों की देन है। चौथा पॉइंट क्या ले लें? नेक्स्ट पॉइंट, जलमार्ग की खोज। जलमार्ग की खोज ईरानियों की देन है। स्काइलेक्स ने किया था, पता है आपको, जैसे बताए हैं। तो जलमार्ग की खोज करने से क्या हुआ कि विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। देश विदेश में व्यापार होने की नीति में और बढ़ोतरी हुई। जलमार्ग से क्या हो गया? विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जलमार्ग की खोज हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है बताइए? अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति। अंगरक्षिकाओं। नेक्स्ट 6 पॉइंट,
अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति, भारत में जो अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति हुई वह ईरानियों से प्रभावित होकर हुई, ईरानियों की देन है ये। इसीलिए कहते हैं कि ईरानी का भारत पर बहुत ऐसे प्रभाव पड़ा जो भारत में देखने को मिलता है अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति के बाद। उसके बाद आपको पता होगा कि मौर्य काल में केस धोने की प्रथा, उसी को बोलते हैं केस प्रक्षालन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है आपका मौर्यकालीन, क्या है? मौर्यकालीन केस प्रक्षालन। केस प्रक्षालन, केस प्रक्षालन को बोलते हैं कि बाल को धोने की प्रथा। अब बताइए, मौर्य काल में केस प्रक्षालन चल रहा था, यह प्रथा भी ईरानियों की दी हुई है। मौर्यकालीन केस प्रक्षालन प्रथा ईरानियों की देन है। उसके बाद आपको और बता दें लास्ट पॉइंट, पारसी मुद्रा था नाम उसका सिगलोई। पारसी में जो मुद्राएं होती थी ईरान में वो सिगलोई। क्या है ये? पारसी मुद्रा सिगलोई। पारसी मुद्रा सिगलोई के आधार पर भारत में मुद्रा की छपाई हुई। सिगलोई के आधार पर भारत में मुद्रा की छपाई हुई। तो इन सारे प्रभाव को आपने देखा कि ईरानी और पारसी का जो भारत पर आक्रमण किया उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। एक बार उस समरी को हम फिर से देख लेते हैं। खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ, अभिलेख लिखवाने की प्रथा हुई, छत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई, अशोक के स्तंभ लेख में जो घंटे आकार की आकृति है वो भी ईरानियों का देन है। उसके बाद जलमार्ग की खोज हुई, जलमार्ग की खोज होने से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति हुई। उसके बाद मौर्यकालीन जो केस प्रक्षालन था, बाल धोने की प्रथा थी, वह भी ईरानियों का देन है। उसके बाद पारसी मुद्रा सिगलोई के आधार पर भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ। इन सभी प्रभाव को हम याद रखेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है कि भारत पर ईरानियों के प्रभाव की व्याख्या करें तो आप इनको अच्छे से 100 लाइन 200 लाइन में आप लिख सकते हैं कहानी बना करके। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए, अच्छी लगी क्लास कि नहीं लगी? समझ में, आपको समझ में आना चाहिए। दरअसल मेरा मेन मोटो है आपको एक बार में समझाना। अगर आप एक बार में समझते नहीं हैं तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ होगा। हमें उम्मीद है अगर आप कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तो निश्चित ही आपको वीडियो एक बार में याद होगी। ये चीज़ें आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी, आप एक बार में लिख देंगे, ये हमारा विश्वास है। बाकी आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, हम भी मेहनत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।